नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्र कणिका के बारे में। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया सूत्र कणिका हमारी कोशिका में कहाँ उपस्थित होती है। आइए देखिए भैया, माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्र कणिका। गाइस, मैं एनिमल सेल का डायग्राम बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब सूत्र कणिका कहां पर उपस्थित होती है। यह है भैया आपकी एनिमल सेल। साथियों, एनिमल सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। साथियों, कोशिका झिल्ली के बिल्कुल मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है भाई साहब? केंद्रक उपस्थित होता है। यह रहा आपका केंद्रक। आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं कैमरे को थोड़ा इधर कर देता हूं। हाँ, अब सही है। साथियों, मैंने कहा कि एनिमल सेल के बिल्कुल मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है। इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों, इस केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। क्या कहा जाता है साथियों? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। दोस्तों, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे साथियों कोशिका द्रव कहा जाता है। जिसे साथियों क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। तो ये क्या है भाई साहब? ये भाई साहब कोशिका द्रव है। और भैया आपको ध्यान रखना है, इसी कोशिका द्रव में साथियों कोशिका के अंग बिखरे हुए रहते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि कोशिकांग बिखरे हुए रहते हैं। जैसे कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और ये गोल्जी बॉडी हो गया। बात क्लियर है? तो यहां से साथियों आपको सबसे पहले क्या पता लगा कि भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक कोशिकांग है। तो पहली बात हम लिखते हैं यहां पे। पहली बात क्या है साथियों कि यह एक प्रकार का कोशिकांग है। साथियों, कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका का अंग। कोशिका का अंग। बात क्लियर है? कहां उपस्थित होता है भैया ये? तो ध्यान रखना है साथियों, ये कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। अभी मैंने आपको बताया कि कोशिका द्रव क्या होता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा हुआ है साथियों, वो आपका कोशिका द्रव है, और इसमें साथियों कोशिकांग बिखरे हुए रहते हैं। साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। मैं बना देता हूं। कुछ इस प्रकार की होती है। साथियों, अभी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। उससे पहले साथियों 3-4 पॉइंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। मैं भाग लिख देता हूं। तो ध्यान रखना है आपको साथियों, क्या है? केंद्रक है। बात क्लियर है? दूसरी बात, कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, कोशिका का
दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ध्यान रखना है साथियों, सूत्रकणिका है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। बात आपको समझ में आ गई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है, सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो साथियों ध्यान रखना है, राइबोसोम है। कौन सा है? राइबोसोम है। साथियों ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखना है, केंद्रक है। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो राइबोसोम है। और कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो साथियों ध्यान रखना है, सूत्रकणिका है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया है। आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और देखते हैं साथियों, जब सबसे पहले कोशिका की खोज हुई तो ध्यान रखना है, कोशिका में सबसे पहले किसको देखा गया था? ये जो कोशिका की संरचना है इसमें सबसे पहले साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया था, सूत्रकणिका को देखा गया था। बहुत सारे सोचते हैं कि भैया केंद्रक को देखा गया था। नहीं साथियों, केंद्रक को नहीं देखा गया, कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया। तो मैं लिख देता हूं, नोट लगाकर लिख लेना। कोशिका में सबसे पहले सूत्रकणिका को खोजा गया। आशा करता हूं साथियों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए साथियों, मैंने कहा कि हम ये पता लगाएंगे कि भैया कोशिका में सूत्रकणिका अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होती है। तो साथियों हमने एनिमल सेल का डायग्राम बनाया और इसमें जाना कि भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होती है। देखिए एक बार और रिवीजन करवाता हूँ। एनिमल सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, आउटर लेयर, वो होती है साथियों कोशिका झिल्ली। साथियों ध्यान रखना है, इस सेल के बिल्कुल मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली होती है, उसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव बना रहता है जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। और इसी कोशिका द्रव में कोशिका के अंग अर्थात कोशिकांग बिखरे हुए रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। ये सभी क्या है? ये सभी कोशिका के अंग है। बात क्लियर है? तो साथियों हमने इन बातों को शब्दों का रूप दिया है। यह एक प्रकार का कोशिकांग है सूत्रकणिका के बारे में, यानी कि कोशिका का अंग है। कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका का अंग। कहाँ उपस्थित होता है? तो भाई साहब कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। फिर उसके बाद में साथियों हमने 3-4 चीजें जानी कि भैया कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भैया केंद्रक है। कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सूत्रकणिका है। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है? राइबोसोम है। और कोशिका में सबसे पहले सूत्रकणिका की खोज की गई है, सबसे पहले देखा गया। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है तो भाई साहब अब मैं आगे चलता हूं। एक बार और कहता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चले अब आगे। साथियों अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में। किसके बारे में साथियों? खोज के बारे में। तो ध्यान रखना आपको दोस्तों, सूत्रकणिका की सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी साथियों कोलिकर ने। किसने? कोलिकर ने। लेकिन भाई साहब ये मान्य नहीं थी। मान्य क्यों नहीं थी? क्योंकि साथियों ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्यों के बारे में साथियों वर्णन नहीं कर पाया, अर्थात अच्छे से समझा नहीं पाया। इस वजह से साथियों ये मान्य नहीं थी। वर्तमान में साथियों अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना आपको दूसरे नंबर पर खोज की थी अल्टमान प्लस फ्लेमिंग ने। कब की थी? 1890 में की थी। और भाई साहब यही हमारी
मान्य है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। किसने की थी? अल्टमान और फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी साथियों? 1890 में की थी। यही आपको ध्यान रखना है और यही आपके पेपर में पूछा जाएगा। खोज हो गई। अब बात करते हैं साथियों नाम के बारे में। तो ध्यान रखना है 3-4 वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का अलग अलग नाम दिया। जो सर्वमान्य है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक थे दोस्तों फ्लेमिंग। इस फ्लेमिंग ने भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था फिला। उसके बाद में बात करते हैं साथियों अल्टमान की। तो भाई साहब अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोप्लास्ट। उसके बाद में बात करते हैं साथियों कोलिकर की। तो कोलिकर ने नाम दिया था साथियों सेक्रोसोम। और उसके बाद में बात करते हैं साथियों बेंडा की। तो भाई साहब बेंडा ने नाम दिया था इसका माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको याद क्या करना है साथियों? ये याद करना है बेंडा के बारे में। ये दो भी साथियों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये कहा कि साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे कि फ्लेमिंग ने फिला के नाम से पुकारा, अल्टमान ने बायोप्लास्ट का, और साथियों कोलिकर ने सेक्रोसोम का, और बेंडा ने भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया का। अब बात यह आती है साथियों कि सबसे पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? बताओ अगर आपको पता हो तो। यहां पे लिख देता हूं, देखिए भैया नोट लगाकर लिख लेना। एक वैज्ञानिक नाम था बेंसले। इस बेंसले ने भाई साहब जो मानव का जो लीवर है, मानव का जो यकृत है, इस यकृत कोशिका में दिख तो रहा ना आपको? हाँ, इस यकृत कोशिका में साथियों सबसे पहले देखा। इसके अलावा आपको एक वैज्ञानिक और है मेवेज, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इस मेवेज ने साथियों इस सूत्र कणिका को प्लांट सेल में सबसे पहले देखा था। प्लांट सेल में सबसे पहले देखा। मैं यहां लिख देता हूं देखा। साथियों एक वैज्ञानिक और है, उसका नाम है कोलिकर। इस कोलिकर ने भी भाई साहब इस माइटोकॉन्ड्रिया को कीड़े मकोड़ों में सबसे पहले देखा था। कीड़े मकोड़ों में सबसे पहले देखा था। तो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई? सबसे पहले ये बताओ, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले जो पहला वैज्ञानिक था उसका नाम था कोलिकर, उसने देखा था। लेकिन साथियों ये सिद्ध नहीं कर पाया इसकी संरचना कैसी है, इसके कार्य क्या है, खानी है। साथियों इसको मान्यता नहीं मिली। कुल मिलाकर बात यह है। वर्तमान में आपसे पूछा जाए साथियों कि सूत्रकणिका की खोज किसने की थी, तो 1890 में अल्टमान व फ्लेमिंग ने की थी। बात कंप्लीट है साथियों। इस सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे कि फ्लेमिंग ने फिला कहा, अल्टमान ने बायोप्लास्ट का, कोलिकर ने साथियों सेक्रोसोम का, और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बात करते हैं साथियों कि इसे सबसे पहले किसने देखा और किसने देखा। तो ध्यान रखना है बेंसले नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने भाई साहब मानव की यकृत कोशिका में से सबसे पहले देखा था। ध्यान रखना है साथियों जो आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लेकिन जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में आपके माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। मेवेज की बात करें भैया तो मेवेज ने प्लांट सेल में से सबसे पहले देखा था। कोलिकर की बात करें तो भैया कोलिकर ने से कीड़े मकोड़ों में सबसे पहले देखा था। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चलिए भैया आगे मिटा दो। अब साथियों आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। बात यह है, सबसे पहले मेरा नाम रवि है और साथियों मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। साथियों मैंने ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर पूरा करवा रखा है। फिलहाल हम कोशिका विज्ञान पढ़ रहे हैं, ये इसकी 11वीं क्लास है। इससे पहले साथियों मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी की
चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज करवाई थी। अगर आपने नहीं देखी है, आपकी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। अब बात यह आती है कि अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ये भी रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन अगर आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो साथियों प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट आपके छोटे भाई के लिए ज़रूर कर देना यार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रखी, इतना तो आप कर ही सकते हो, तो कर दीजिए। और अब हम साथियों पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। चले भैया आगे। साथियों अब समझते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। संरचना यह है भैया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात सूत्र कणिका। साथियों ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी परत है, आउटर लेयर, बाहरी परत। बात क्लियर है। अब दूसरी परत बनाता हूं साथियों में इसकी। तो साथियों इसकी जो दूसरी परत होती है ये भैया अंगुली के समान, अंगुली नुमा उभरी हुई होती है। जिस तरीके से साथियों हमारी अंगुली उभरी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार साथियों ये जो दूसरी परत है, ये जो दूसरी परत है यानी कि आंतरिक परत है, ये आंतरिक परत साथियों उभरी हुई रहती है, आंतरिक परत। और साथियों ये जो संरचना आपको दिख रही है साथियों, ये उभरी हुई अंगुली के समान, इसे कहा जाता है साथियों क्रिस्टे। क्रिस्टी क्या कहा जाता है साथियों? क्रिस्टी कहा जाता है। बात क्लियर है साथियों। इस दूसरे जो आवरण है इस संरचना का, इस माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके मध्य में साथियों एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है साथियों? द्रव भरा रहता है। ये क्या भरा हुआ है साथियों? एक द्रव भरा हुआ है। ये फ्लूइड है साथियों, ये जो द्रव है इसे नाम दिया गया है साथियों मैट्रिक्स। क्या नाम दिया गया है भैया? मैट्रिक्स दिया गया है। बात क्लियर है। इसमें साथियों कुछ राइबोसोम्स बिखरे हुए रहते हैं। ये क्या है साथियों? ये भैया राइबोसोम है। और राइबोसोम के अलावा साथियों इसमें और क्या बिखरा हुआ रहता है? तो ध्यान रखना है आपको, इसमें साथियों डीएनए भी बिखरा हुआ रहता है। क्या बिखरा हुआ रहता है साथियों? इसमें डीएनए बिखरा हुआ रहता है। तो यह है भैया आपका माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब सुनिए, महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, अब ध्यान से सुनना है साथियों। जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी में भैया एक प्रक्रिया होती है। कौन सी? सेलुलर रेस्पिरेशन अर्थात कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है भाई साहब इस क्रिस्टी में। इस क्रिस्टी में क्या होता है साथियों? कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब बात आती है कि कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। तो वह श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिका के अंदर हो, वो क्या कहलाती है? वो भैया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। इस कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है साथियों? आपको पता है, आपने सुना होगा C6H12O6। ये क्या है? एक ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी का निर्माण होता है।
साथियों हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो भैया इस माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और साथियों ये ऊर्जा किस रूप में बनती है? ये भाई साहब एटीपी के रूप में बनती है। तो भैया इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, सबसे पहले बात तो यही आती है कि भैया यही कारण है, इस वजह से ये साथियों इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिघर, कोशिका का शक्तिघर या फिर ऊर्जाघर कहा जाता है। बात क्लियर है साथियों? जो एटीपी होती है, डायरेक्ट कभी कभी आपसे एग्जाम में एटीपी की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको, एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है साथियों वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या आपको यह बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले आप ये बताओ। अगर यह बात समझ में आ गई है तो और चलो। अब देखिए बात यह आती है कि ये कोशिकीय जो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। एक्चुअली में साथियों होता क्या है कि हमारा जो श्वसन है वो भैया दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है भैया अनोक्सी श्वसन। इस ऑक्सी श्वसन में साथियों क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, और अनोक्सी श्वसन में भैया इस ऑक्सीजन का उपयोग नहीं लिया जाता। तो आपको पता है इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज को कौन तोड़ रहा है, ऑक्सीजन तोड़ रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो साथियों कोशिकीय श्वसन की जो प्रक्रिया हो रही है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार का श्वसन है साथियों, प्रक्रिया क्या, तो भैया वो ऑक्सी श्वसन है। ध्यान रखना किस प्रकार का श्वसन है, ऑक्सी श्वसन है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात यह आती है साथियों कि इसमें जो डीएनए होता है ये भैया गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। ध्यान रखना है साथियों, आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जो एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल में साथियों सूत्रकणिका में और भैया माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया एक ही बात है, और केंद्रक में, दोनों में साथियों स्वयं का क्या होता है, डीएनए होता है। स्वयं का क्या होता है साथियों, डीएनए होता है। अगर साथियों में प्लांट सेल की बात करूं तो भैया प्लांट सेल में सूत्रकणिका में स्वयं का डीएनए होता है, केंद्रक में होता है, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ, और साथियों केंद्रक के अलावा और साथियों हरित लवक में होता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनिमल सेल में केंद्रक के अलावा कौन सा कोशिका का अंग है जिसमें साथियों स्वयं का डीएनए होता है, तो ध्यान रखना आपको सूत्रकणिका है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। और सुनिए भाई साहब, और इसके बारे में क्या क्या बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी लंबाई पूछी जाती है साथियों, इसकी लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना है 1.0 से लेकर के 4.0 या 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई है। बात क्लियर है? अगर इसका आपसे व्यास पूछा जाए साथियों तो ध्यान रखना है 0.2 से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर इसका व्यास है। तो यह है भाई साहब आपकी संरचना और इस संरचना का कार्य। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। बोलो करवा दूं, आपको समझ में आया है नहीं आया? नहीं आया हो तो ये बताओ, आ गया हो तो ये बताओ। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। हम बात कर रहे थे भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। तो भाई साहब ये संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो ये है। हाँ, इसके ऊपर दो परत होती है, दो झिल्ली होती है, ये बात का भी ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। दो झिल्ली होती है, एक तो ये बाहरी वाली और एक ये आंतरिक वाली। साथियों जो आंतरिक वाली जो संरचना है ये उभरी हुई होती है। उभरी हुई क्यों होती है? ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो सके। अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा साथियों तो इसमें जो ऊर्जा बनी है, जो एटीपी बनी है, इस एटीपी को स्टोर साथियों यही करती है। ये जो क्रिस्टे जो संरचना है साथियों, इस क्रिस्टे संरचना में हमारी एटीपी स्टोर होती है। आपको पता है इस क्रिस्टे का निर्माण भी यही होता है, सॉरी इस एटीपी का निर्माण भी यही होता है। तो साथियों स्टोर भी तो यही रहेगी। इस क्रिस्टे जो उभरी हुई संरचना होती है साथियों, इसी में ही भैया आपकी
एटीपी स्टोर होती है। बात क्लियर है। अंदर की तरफ साथियों जो द्रव भरा हुआ है उसे मैट्रिक्स कहा गया है। साथियों इसमें राइबोसोम भी होता है और इसमें साथियों डीएनए भी होता है। जो डीएनए है साथियों ये भैया गोलाकार होता है, ध्यान रखना है। एनिमल सेल में साथियों सूत्रकणिका में और केंद्रक में डीएनए होता है। प्लांट सेल की बात करूं तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक इनके पास साथियों स्वयं का डीएनए होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो अब समझते हैं क्रिस्टे के बारे में। साथियों जो ये अंगुली नुमा जो संरचना है इसे क्रिस्टे कहा गया है और इसमें साथियों कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब बात ये आती है कि ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है क्या, तो साथियों वह श्वसन की प्रक्रिया जो कोशिका के अंदर हो वही कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है साथियों, जो ग्लूकोज होता है उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। साथियों जो ऊर्जा होती है वो भी एटीपी के रूप में होती है। साथियों हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ बनती है, तो ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। किस रूप में बनती है, तो एटीपी के रूप में बनती है। अब साथियों ये जो ऊर्जा बनी है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बुलाया, ये स्टोर कहाँ पर होगी, तो साथियों इस क्रिस्टे में जो उभरी हुई संरचना है साथियों ये यहाँ पर होगी स्टोर। बात आपको समझ में आ गई। ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इसलिए साथियों सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति घर व ऊर्जा घर कहा गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कोशिकीय श्वसन में जो ये श्वसन की जो अभिक्रिया हो रही है, कोशिकीय श्वसन की जो अभिक्रिया हो रही है, किस प्रकार का श्वसन है, ऑक्सीजन श्वसन है या अनोक्सी श्वसन है, तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन श्वसन है, क्योंकि इसमें साथियों ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। बात आपको समझ में आ गई। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 1.0 से लेकर के 4.0 4.1 माइक्रोमीटर होती है। व्यास कितना होता है, 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा साथियों आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ध्यान रखना है साथियों, एक पॉइंट और है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। इसे कोशिका के अंदर की कोशिका कहा जाता है। इसे कोशिका के अंदर की कोशिका भी कहा जाता है। किसे भैया, इस सूत्रकणिका को। तो आशा करता हूं साथियों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।